तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज हम बात करेंगे हमारे पैसिव वॉइस के नेक्स्ट पार्ट के बारे में, यानी पार्ट 2 के बारे में। तो पार्ट 1 में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो पैसिव वॉइस के जो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी आपके टेंस से रिलेटेड, आपके डबल ऑब्जेक्ट्स, इसके अलावा आपके जो भी हेल्पिंग वर्ब वाले जो रूल थे, स्ट्रक्चर थे, वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए थे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं हमारे, वहाँ पे जिस लेवल के आपके सेंटेंसेस यूज में लिए जाते हैं, उनके सभी पैटर्न्स के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जो भी हमारे चैनल पर न्यू व्यूवर्स हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हैं, जो अपनी ग्रामर को और भी ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं, वो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो जिन भी व्यूवर्स ने इसका पैसिव वॉइस टॉपिक का जो पार्ट 1 नहीं देखा है, पहले आपको इस टॉपिक यानी पार्ट 2 में आगे बढ़ने से पहले आपको पार्ट 1 पूरा का पूरा आपको क्लियर उसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। क्योंकि उस वीडियो में या उस पार्ट में मैंने आपको जो भी बेसिक जो स्ट्रक्चर होते हैं हमारे, जो भी हमारे रूल्स होते हैं, वो सारे के सारे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए थे। क्योंकि अब वही रूल्स या वही पैटर्न्स यहाँ भी फॉलो किए जाएंगे, लेकिन सिर्फ नए स्ट्रक्चर या नए रूल्स के अकॉर्डिंग। तो आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मैंने उस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो पार्ट 2 में आगे बढ़ने से पहले आपको पार्ट 1 जरूर आपको पूरा का पूरा अच्छे से देखना होगा। तो चलिए बात करते हैं हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। देखिए, हम सिंपल सेंटेंसेस के बारे में टेंस के जितने भी हमारे, मैंने आपको बताया था कि 8 जो टेंसेस होते हैं उनका आपका पैसिव वॉइस बनता है। तो उसके मैं सारे के सारे आपको पैटर्न समझा चुका था, लेकिन उसमें मैंने आपको सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस के बारे में बताया था। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं हमेशा 2 प्रकार से यूज में लिए जाते हैं, या तो आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले या आपके WH से शुरू होने वाले। अभी हम पहले रूल के बारे में बात करेंगे, जो आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। ये आपका एक्टिव वॉइस का पैटर्न है। देखिए, हेल्पिंग वर्ब, जैसे मैंने बताया कि आपकी हेल्पिंग वर्ब किसी की भी टेंस की हो, आपको पैटर्न ये फॉलो करना है। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आपकी मेन वर्ब होगी अकॉर्डिंग टू टेंस जो भी होगी, ऑब्जेक्ट और एटसेट्रा। जब भी हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको क्या यूज में लेना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब तो आपको जरूर यूज में लेनी होगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू टेंस, जिस टेंस का वो सेंटेंस होगा। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, हम ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे जब सब्जेक्ट बनाएंगे। फिर उसके बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मैंने लिखा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कई बार क्या होता है कि जैसे आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव बीन, जब भी पर्टिकुलर कोई हेल्पिंग वर्ब पेयर में यूज में ली जाती है, तो बाहर सिर्फ आपका फर्स्ट पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट आपका हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद यूज में लिया जाएगा। यानी ऑब्जेक्ट का मतलब कि जिसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय सब्जेक्ट और एटसेट्रा। तो जैसे हम अगर एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे हमारा फर्स्ट टेंस होता है प्रेजेंट सिंपल, तो यहाँ पे मैंने यूज में लिया एग्जाम्पल, डू यू प्ले क्रिकेट। देखिए, अब देखिए सिंपल पैटर्न है, आपको कुछ नहीं करना, रूल और कॉन्सेप्ट सारा का सारा ऐसा के ऐसा ही है। सिर्फ आपको इंटरोगेटिव को इंटरोगेटिव ही बनाना है। इसका रूल यही है कि भाई इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसका पैसिव वॉइस भी इंटरोगेटिव ही बनेगा। तो यहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए, आपका सब्जेक्ट ये है, मेन वर्ब ये है और ऑब्जेक्ट ये है। तो यहाँ पे अगर हम रूल्स की बात करें तो आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब डू डज जो होती है वो किस में चेंज होती है, इज एम आर में। तो आपका सब्जेक्ट क्या बनेगा, वर्ब के बाद क्रिकेट है, तो क्रिकेट को आपने क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया। अब देखिए, इस क्रिकेट के अकॉर्डिंग हम डू को किस में चेंज करेंगे, इज, एम या आर। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, इज क्रिकेट प्लेड बाय, और यहाँ पे यू आपका क्या हो जाएगा, बाय यू हो जाएगा। तो बस सिंपल से ऐसे पैटर्न है। कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी सेंटेंस, कोई किसी भी टेंस का कोई भी सेंटेंस हो, जैसे हम बात करें हैव दे फिनिश्ड देयर वर्क, यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब हैव है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट हुआ आपका, ये मेन वर्ब, और ये आपका क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेके जब आएंगे हम, ये मैं आपको सब्जेक्ट पहले से लिख के समझा रहा हूँ कि ताकि आप कंफ्यूज हो। देखिए, यहाँ पे आपका रूल है हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो देयर वर्क, तो हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म का जो आपका रूल है, उसमें आपका क्या यूज किया जाता है, बीन यूज में लिया जाता है। तो वर्क के साथ आपका क्या आ जाएगा, हैज। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि भाई सब्जेक्ट के बाद, यानी जो आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, तो इसके बाद आपका जो भी हेल्पिंग वर्ब का जो पेयर होगा पहले वो यूज में लिया जाएगा। तो हैज देयर वर्क बीन फिनिश्ड, है देयर वर्क बीन, क्योंकि है जब हेड के साथ हम क्या यूज में लेते हैं, बीन यूज में लेते हैं। तो है देयर वर्क बीन फिनिश्ड। उसके बाद ये बाय देम। तो मैंने आपको बताया था कि जो वी और दे होते हैं वो आपके अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। तो जनरली क्या होता है कि स्कूल लेवल तक, यानी आपके 10th 12th के लेवल तक हम इनको अनइम्पोर्टेंट यूज में नहीं लेते, लेकिन जब बात करेंगे हम कॉलेज स्टैंडर्ड की या कॉम्पिटिटिव लेवल की, तो उस कंडीशन में वी और दे को जो होता है वो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। यानी कभी भी ये बाय अस या बाय देम इनका नहीं होगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इनको सेंटेंस खत्म होने के बाद ऐसे ब्रैकेट में यूज में ले लिया जाता है।
तो ऐसे इनको हम प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसके और एग्जाम्पल समझते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में जो आपके सभी टेंसेस से मैंने लिए हुए हैं। तो ये जो मैं आपको रूल समझा रहा हूँ ये आपके हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंसेस के बारे में, सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो जैसे पहला एग्जाम्पल आपका डिड राम गिव हिम मनी लास्ट नाइट। तो यहाँ पे देखिए आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, सब्जेक्ट आपका राम है, ये आपकी मेन वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट और ये आपका डबल ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी दो ऑब्जेक्ट दिए गए होंगे तो पहला इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इसको इजी वे में कॉन्सेप्ट में समझने के लिए तो आपको ये मैंने समझाया था कि भाई हमेशा मेन वर्ब के बाद जो वर्ड दिया गया हो, जो ऑब्जेक्ट दिया गया हो, आप उसी को ऑब्जेक्ट बनाइए और एज इट इज उसको पूरा का पूरा उतार दीजिए। तो देखिए समझते हैं, यहाँ पे डिड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, थोड़ी देर इसको छोड़ दीजिए। सब्जेक्ट राम है, गिव हिम, तो हिम का आपने सब्जेक्ट क्या बनाया, ही। अब ही के साथ देखिए डिड जो होता है वो किस में चेंज होता है, आपका वॉज वर्ब में। तो ही के साथ आपका क्या आ जाएगा, वॉज। तो यहाँ पे आ गया आपका वॉज ही। गिव की थर्ड फॉर्म होगी आपकी गिवन। मैंने बताया कि जब भी डबल ऑब्जेक्ट होगा आपका, दूसरे ऑब्जेक्ट को आप पहले यूज में ले लीजिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाने से पहले। तो यानी राम को बाई राम लिखने से पहले हमें जब डबल ऑब्जेक्ट दिया गया होगा तो आप वर्ब के बाद उसको यूज ले लीजिए। तो वाज ही गिवन मनी बाय राम। देखिए जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को सेकंड पार्ट को ही देख रहे हैं, जब तक आप लोग उस फर्स्ट पार्ट को नहीं देखोगे, क्योंकि उसमें मैंने सारा आपका सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना, वर्ब को चेंज करना, वो सारा कॉन्सेप्ट मैंने उस वीडियो में लिया है। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले उस पार्ट को जरूर देखिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, या आप मेरी प्ले लिस्ट में जाके वहां पे भी ये देख सकते हैं। तो क्योंकि ये तभी आपको समझ में आएगा जब आपको पता चलेगा कि कैसे मैंने डिड को वॉज में चेंज किया, कहाँ पे थर्ड फॉर्म आ गई। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट था मैं फर्स्ट पार्ट में पूरा का पूरा क्लियर कर चुका हूँ। यहाँ पे सिर्फ मैं आपके सेंटेंसेज के स्ट्रक्चर के बारे में बात करूंगा, जो हमारे एडवांस रूल्स है उनके बारे में बात करूंगा। तो यहाँ पे देखिए आपका ये चेंज हुआ। उसके बाद है आर चिल्ड्रन ईटिंग बनाना इन द टेम्पल। यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब ये है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। हमने बनाना को सब्जेक्ट बनाया। अब यहाँ पे देखिए मैंने बताया कि इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव बनेगा। अब यहाँ पे इजएमआर आईएनजी यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, तो उसमें आपका पैटर्न होता है कि इजएमआर बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे बनानाज के साथ आपका आर का आर ही यूज में लिया जाएगा। अगर यहाँ पे मैं सिंगुलर सब्जेक्ट यूज में ले लेता, जैसे कोई राम लेता, तो यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाती, इज आ जाती। तो यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट कोई सब्जेक्ट बन के आएगा तो वह हेल्पिंग वर्ब जो होगी आपकी उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। ऐसा नहीं कि जो आपकी स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब है, जैसे यहाँ पे डिड था तो वॉज में चेंज हो गया ही के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे चिल्ड्रन भी प्लूरल है तो बनाना भी प्लूरल है, इसलिए मैंने इसको आर का आर यूज में लिया। अगर यहाँ पे मैं राम यानी कोई भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो यहाँ पे हम क्या यूज में लेते, इज। अगर मैं यहाँ पे आई यूज में लेता तो यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती, आर। तो आर बनानाज, जब भी आईएनजी की बात होगी आप हमेशा क्या यूज में लेंगे, बीइंग। ईट की थर्ड फॉर्म होगी आपकी ईटन बाय चिल्ड्रन इन द टेम्पल। उसके बाद बात करते हैं मॉडल सेंटेंस की, कैन सी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो ये आपका मॉडल है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। हमने ऑब्जेक्ट को लिया। तो मॉडल में आपका सिंपल रूल है कि मॉडल में आपका कोई हेल्पिंग वर्ब वाला रूल चेंज नहीं होता कि भाई सब्जेक्ट या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोई हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी। तो मॉडल आपका एज इट इज यूज में लिया जाता। तो आपने कैन यूज में ले लिया, इंग्लिश। मॉडल के बाद हम हमेशा क्या यूज में लेते हैं, बी। तो कैन इंग्लिश बी, स्पीक की थर्ड फॉर्म होगी आपकी स्पोकन। कैन इंग्लिश बी स्पोकन बाय हर, कैन इंग्लिश बी स्पोकन बाय हर फ्लुएंटली। उसके बाद हम फिर हमारा प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, सेंटेंस है, डज मोहन बीट किड्स इन द रूम। अब यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब, ये आपका सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमने क्या लिया, किड्स। तो किड्स को हम पहले लिख लेते हैं। अब डू डज किस में चेंज होता है, आपका इजएमआर में। तो किड्स के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर। तो आर किड्स, बीट की थर्ड फॉर्म होती है आपकी बीटन, आर किड्स बीटन इन द रूम बाय मोहन। ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ। वाज एन ओल्ड लेडी अब्यूजिंग पीपल इन द मार्केट। क्या एक बूढ़ी औरत मार्केट में लोगों को गालियां दे रही थी। तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, ये आपका पूरा का पूरा एन ओल्ड लेडी आपका सब्जेक्ट हुआ, ये आपकी मेन वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ जिसको हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे एन ओल्ड लेडी की जगह हम क्या लिख देंगे, पीपल। ये स्मॉल में ही आएगा आपका, ठीक है ना, PEO PL, पीपल। अब यहाँ पे देखिए कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, वॉज वर आईएनजी। तो पीपल के अकॉर्डिंग हम क्या यूज में लेंगे, वर्ब। ठीक है, यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वर्ब। पीपल आईएनजी है तो आप क्या यूज में लेंगे, बीइंग अब्यूज्ड
बाय एन ओल्ड लेडी इन द मार्केट। तो ये आपके हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस थे जो मैंने आपके टेंस में से 4-5 एग्जांपल लेके पूरे के पूरे क्लियर करा दिए। तो इसमें आपको सिर्फ एक ही रूल याद रखना कि भाई हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो हमेशा सब्जेक्ट से बाहर आएगी और उसका जो पेयर पार्ट होगा, जैसे बात करें कैन के बाद बी यूज में लिया तो सब्जेक्ट के बाद बी, यहाँ पे हमने बीइंग यूज में लिया तो सब्जेक्ट के बाद बीइंग, वाज ही गिवन। तो ये ऐसे आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट होगा वो बाहर रखना है, बाकी आपका अंदर, उसके बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। अब बात करते हैं हम डब्ल्यू एच वर्ड के बारे में, जो इन इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो मेन पार्ट होता है वो डब्ल्यू एच वर्ड से रिलेटेड ही होता है। देखते हैं, देखिए अब बात करते हैं हम डब्ल्यू एच वर्ड वाले सेंटेंसेस के बारे में। देखिए यहाँ पे मैंने पहले ही आपको मेंशन किया कि हु, हुम और व्हाट को छोड़ दीजिए, बाकी जो आपके डब्ल्यू एच वर्ड हैं उनके अकॉर्डिंग ये पैटर्न है। क्योंकि हु, हुम और व्हाट की बात करेंगे तो पैटर्न तो इनका भी सेम ही रहता है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट, ये जो वर्ड है तीनों हु, हुम और व्हाट, ये जनरली क्या होता है, कई बार आपके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को प्रभावित करते हैं, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, तो उस कंडीशन में इनका पैसिव वॉइस थोड़ा अटपटा बनता है। तो वो मैं आपको इनके एग्जांपल से ही क्लियर करूंगा। तो बात करते हैं, अगर आपका कोई डब्ल्यू एच वर्ड दिया गया, डब्ल्यू एच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा, तो पैसिव वॉइस बनेगा आपका डब्ल्यू एच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस सब्जेक्ट आई जाएगी आपकी, फिर आपका जो ऑब्जेक्ट उठ के आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये भी मैंने बताया था कि बीच में पेयर जो भी होगा, पार्ट पेयर, वो आ जाएगा, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट और एटसेट्रा। तो यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल लिए, फिर हम बात करेंगे, क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड में मेन रूल्स आपके हु, हुम, व्हाट के ही होते हैं, तो उनको मैं अलग अलग आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। जैसे यहाँ पे व्हाई डिड यू कॉल हिम लास्ट नाइट, तो जब भी ये जो हु, हुम और व्हाट होंगे, यहाँ पे इनको छोड़कर ये रूल है कि कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड होगा आपका एज इट इज आ जाएगा, व्हाट भी आपका एज इट इज आ जाता है, हु और हुम में चेंज होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने वाई का वाई यूज में लिया, डिड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, कॉल आपका मेन वर्ब है, हिम, तो हिम को हमने सब्जेक्ट बनाया ही। अब ही के अकॉर्डिंग हमने डिड किस में चेंज किया, वॉज वर्ब में, तो वाई वॉज ही, कॉल की थर्ड फॉर्म आपने यूज में ली, कॉल्ड बाय यू लास्ट नाइट, वाई वाज ही कॉल्ड बाय यू लास्ट नाइट, व्हेन वर यू टीचिंग सुरेश एट होम, ये आपका डब्ल्यू एच वर्ड है, एट इज आएगा एज इट इज, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, तो सुरेश ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को जो लिख लीजिए आप, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाके। अब देखिए कौन सा टेंस आपका, पास्ट कंटिन्यूअस, तो सुरेश के साथ आपका क्या आ जाएगा, वॉज, तो व्हेन वॉज सुरेश टॉट, सॉरी टीचिंग दिया गया है तो आप क्या यूज में लेंगे, बीइंग, बीइंग टॉट बाय यू, व्हेन वाज सुरेश बीइंग टॉट बाय यू एट होम, हाउ डिड अनीता सोल्व दिस पेपर, आपका एज इट इज आ जाएगा, हाउ डिड, सब्जेक्ट आपका अनीता, सोल्ड, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, दिस पेपर, तो आपने दिस पेपर यूज में लिया। अब डिड वॉज वर्ब में चेंज होता तो दिस पेपर के अकॉर्डिंग क्या आ गया आपका, वॉज, तो हाउ वाज दिस पेपर सोल्ड बाय अनीता। तो ये तो हो गया आपके सिंपल जो डब्ल्यू एच वर्ड्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग कि आपका जो डब्ल्यू एच वर्ड है एज इट इज यूज में लिया जाएगा। अब हम बात करेंगे मेन कॉन्सेप्ट के बारे में कि आपके वाट वाले या हु हुम वाले किस प्रकार से चेंज होते हैं। देखिए अब बात करते हैं हम वाट वाले एग्जांपल्स के बारे में। देखिए जनरली क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि हु जो होता है वो सब्जेक्ट को डिफाइन करता है और हुम जो होता है वो ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है किसी भी सेंटेंस में, यानी आपके जब डब्ल्यू एच वर्ड की बात की जाएगी, जब हु से कोई सेंटेंस होगा तो इसका मतलब है कि उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, हु सब्जेक्ट के लिए यूज में ले जाता है, हुम जो होता है वो ऑब्जेक्ट के लिए यूज में ले जाता है। उसी प्रकार आपका जो वाट वर्ड है ना, ये भी कई बार जब आपका मेन वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया हो तो ये भी आपका क्या होता है कि ऑब्जेक्ट के लिए ही यूज में लिया जाता है। तो इस सेंटेंस को जब हम कन्वर्ट करते हैं, पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तो आपका सब्जेक्ट यहाँ पे यूज में नहीं लिया जाता। तो वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि कैसे हम डब्ल्यू एच वर्ड के बाद डायरेक्ट आपकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज में ली जाती है। जैसे आपका एग्जाम्पल है, व्हाट डिड शी ईट इन ब्रेकफास्ट, कि उसने नाश्ते में क्या खाया। तो यहाँ पे वाट जो है वो आपको आपके ऑब्जेक्ट को ही डिफाइन करा कि क्या खाया, बनानास खाए, कोई पराठा खाया, क्या खाया। तो अगर वो हमारा ऑब्जेक्ट वर्ड होता तो हम उसको सब्जेक्ट की जगह ले आते, लेकिन हमारे पास अगर वो ऑब्जेक्ट वर्ड नहीं है तो उस कंडीशन में हम जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम क्या यूज में लेंगे, व्हाट आपका एज इट इज आ जाएगा। अब डिड यहाँ पे आपका है तो व्हाट वाज, ईट की थर्ड फॉर्म होगी ईटन बाय हर। देखिए सिंपल सा है, व्हाट वाज ईटन बाय हर इन ब्रेकफास्ट।
यानी कि उसके द्वारा नाश्ते में क्या खाया गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे होता आपका कोई कि बनानास, पराठा, मैगी कुछ भी होता, तो आप यहाँ पे WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट यूज में लेते। लेकिन यहाँ पे जो व्हाट है, इस वर्ड के द्वारा उस ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया गया है। तो जब आपका ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता तो उस कंडीशन में आपका क्या होता है, आपका WH वर्ड यानी जो व्हाट होगा, आपकी हेल्पिंग वर्ब और आपका सब मेन वर्ब एक साथ लिखा जाएगा। उसके बाद बाय, और ये आपका सब्जेक्ट जो सी को हमने ही हर में चेंज कर दिया ऑब्जेक्ट के रूप में, और इन ब्रेकफास्ट। दूसरा एग्जांपल समझिए, व्हाट वर यू टीचिंग इन द क्लास, तुम क्लास में क्या पढ़ा रहे थे। मैं इसको ऐसे लिखूं कि आई वाज टीचिंग मैथ, तो मैथ आपका क्या हो जाता, सब्जेक्ट बन जाता। लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो ये कॉन्सेप्ट तब काम करता है कि जब ऑब्जेक्ट न दिया गया हो, जब ऑब्जेक्ट ना हो। ये उस कॉन्सेप्ट में बेस्ड रूल हमारा है कि जब ऑब्जेक्ट न दिया हो तो व्हाट आपका एज इट इज रह जाएगा। व्हाट वर यू टीचिंग इन द क्लास, तो व्हाट वाज being taught by you in the class। तो यहाँ पे देखिए जो आपका ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनता है, वो जगह जो होती है, वो प्लेस जो होती है, वो आपकी एज इट इज कंटिन्यू चलती है। तो आपकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब एक साथ लिखी जाती है। व्हाट विल यू बाई दीज देयर, तुम वहां पर क्या खरीदोगे, तो व्हाट विल बी बॉट बाय यू, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, देयर। व्हाट विल बी बॉट बाय यू देयर। तो सिंपल फंडा क्या था कि जब आपका ऑब्जेक्ट नहीं हो तो उस कंडीशन में आपकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपकी एक साथ लिखी जाती है और पूरा का पूरा सेंटेंस ऐसे कैसे किया जाता है। कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में बच्चे क्या करते हैं कि जैसे वर्ड कुछ ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो उस कंडीशन में आप जैसे इन ब्रेकफास्ट को आगे लिया है, या आगे जो भी आपका एडिबल वर्ड होता है या कुछ वर्ड होते हैं, तो उनको क्या होता है, आप सब्जेक्ट से पहले यूज में ले लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज में ले लेते हैं। तो उस कंडीशन में वो सेंटेंस क्या होता है, गलत हो जाता है। तो अब समझते हैं हम हु और हुम का कॉन्सेप्ट। देखिए अब समझते हैं हम WH और हु का कॉन्सेप्ट। यानी हु का मतलब क्या होता है, कौन। तो जनरली इसके डेफिनेशन से पता है, नाम से ही पता है कि ये किसी न किसी सब्जेक्ट को पूछा जाता है सेंटेंस में। तो हु जो होता है वो सब्जेक्ट को डिफाइन करता है। इसका जो आपका पैटर्न होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का, तो देखिए जब एक्टिव वॉइस की बात होगी तो हु आपकी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब एक साथ हो सकती है, और दोनों हो तो दोनों एक साथ हो सकती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी हु वाले जो सेंटेंसेज होते हैं आपके WH वाले, उनमें कभी भी आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। तो जब भी हम हु को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हु हमेशा आपका किस में चेंज होगा, बाय हुम में। ठीक है, उसके बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब और आपका जो ऑब्जेक्ट दिया गया होगा वो आपका सब्जेक्ट में कन्वर्ट होकर आ जाएगा, फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म ETC। तो आपको याद क्या रखना है कि हु जो होता है वो हमेशा किस में चेंज होगा, बाय हुम में। तो उसका रीजन मैं आपको समझाऊं कि मैंने बताया कि हु जो होता है वो सब्जेक्ट के लिए आता है। अब जैसे यहाँ पे राम होता तो हम क्या लिखते हैं, बाय राम लिखते। तो उस कंडीशन में हु जो होता है वो हुम में चेंज होता है, और हुम जो होता है वो हु में चेंज होता है। यानी जैसे प्रोनाउन की बात करें तो आई मी में चेंज होता है, मी आई में चेंज होता है, वैसे ही हु, हुज, हुम ये भी आपका एक पर्टिकुलर प्रोनाउन ही है। तो हु जब हुम में चेंज होगा, और जब हु सब्जेक्ट होगा तो वो ऑब्जेक्ट के रूप में हुम में चेंज होगा, और हुम जब ऑब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट के रूप में हु में चेंज होगा। इसलिए हमने यहाँ पे हु को हुम में चेंज किया और यहाँ पे बाय हमने यूज में ले लिया। तो सिर्फ यही आपका मेन कॉन्सेप्ट है, यही आपका मेन रूल है। अब एग्जाम्पल से समझिए, देखिए हु टॉट यू मैथ इन द क्लास। तो यहाँ पे देखिए ये आपका सब्जेक्ट के तौर पे WH वर्ड दिया गया है, टॉट आपकी मेन वर्ब होगी, यू आपका एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द क्लास। तो मैंने बताया कि डायरेक्ट आप क्या करेंगे, हु को किस में चेंज करेंगे, बाय हुम में। अब यहाँ पे आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट दिया गया यू, तो सेकंड फॉर्म को हम चेंज करते हैं वॉज वर्ब में। तो यहाँ पे वर यू, बाय होम वर यू। टीच की थर्ड फॉर्म आपकी टॉट ऑलरेडी सेकंड फॉर्म के तौर पे दी है, थर्ड फॉर्म भी यही होती है। तो बाय होम वर यू टॉट मैथ्स इन द क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये डबल ऑब्जेक्ट था। आप मैथ को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, यानी मैथ को भी आगे ले सकते हैं। तो बाय होम वॉज मैथ टॉट टू यू, ये ऐसे यूज में ले सकते हैं आप। उसके बाद हु वॉज प्लेइंग क्रिकेट देयर, वहां पर क्रिकेट कौन खेल रहा था। देखिए नेक्स्ट आपका हु वाज प्लेइंग क्रिकेट देयर। तो यहाँ पे हु आपने किस में चेंज किया, बाय हुम में। आपका टेंस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस। तो बाय हुम ऑब्जेक्ट आपका क्या है, क्रिकेट। तो बाय हुम वाज क्रिकेट बीइंग प्लेड, बीइंग प्लेड, और आपका आ जाएगा देयर। वहां क्रिकेट कौन खेल रहा था, या वहां क्रिकेट किसके द्वारा खेला जा रहा था। नेक्स्ट आपका हु कैन बीट राम इन दिस गेम। तो बाय हुम
आपका मॉडल है, बीट आपकी वर्ब होगी राम, तो बाई हूं। अब देखिए मैंने बता दिया कि मॉडल जो होते हैं वो चेंज नहीं होते, तो कैन राम, ये मॉडल एज इट इज हुआ। मॉडल के बाद हम क्या यूज में लेते हैं, बी, तो बाई हुम कैन राम बी बीटन इन दिस गेम, यानी हु कैन बीट राम इन दिस गेम, इस गेम में राम को कौन हरा सकता है, या फिर बाय हुम कैन राम बी बीटन इन दिस गेम, इस गेम में राम किसके द्वारा हराया जा सकता है। तो इस प्रकार आपके हु का रूल है। तो आपका कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि हु को बाय हुम में चेंज करेंगे, आपने पास लास्ट में बाय सब्जेक्ट लगाने को कुछ होता नहीं है, तो आप एज इट इज आपका बाय हुम हेल्पिंग वर्ब, आपका ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बनाते हैं जिसको हम, उसके बाद आपकी मेन वर्ब और एटसेट्रा। अब बात करते हैं हुम की। अब देखिए बात करते हैं हम डब्ल्यूएचएड हुम के बारे में। हुम का अर्थ होता है किसे या किसको। तो जैसे मैंने बताया कि हु जो होता है वो आपके सब्जेक्ट को डिफाइन करता है, उसी प्रकार हुम जो होता है ये ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है। तो इसका मतलब ये है कि आपके हुम से जो सेंटेंस आपका शुरू होगा उसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा, तो आपको वही पैटर्न फॉलो करना। अब जैसे हमें पता है कि भाई हम ऑब्जेक्ट को क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम डेफिनेटली सब्जेक्ट की जगह पे हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हुम को किस में चेंज कर देते हैं, हु में, यानी हमारे पास ऑब्जेक्ट होता नहीं है तो हम डब्ल्यूएचओ के तौर पे हु को ही सब्जेक्ट बना देते हैं। तो पैटर्न समझिए कि हुम हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद कोई भी वर्ड दिया गया हो आपका वो ऑब्जेक्ट नहीं होता, एटसेट्रा में ही माना जाएगा। हुम को चेंज करेंगे हम हु में, हेल्पिंग वर्ब आपकी आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म एक साथ, तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे बीच में कोई ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन के नहीं आएगा। उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट होगा वो बाई प्लस सब्जेक्ट चला जाएगा और एटसेट्रा। अब एग्जाम्पल देखिए, हुम वॉज सी कॉलिंग लास्ट नाइट, वह रात को किसको कॉल कर रही थी, तो हुम किस में चेंज हो जाएगा, हु। अब यहाँ पे देखिए वॉज और आएंगे तो हु वॉज बीइंग कॉल्ड, हु वॉज बीइंग कॉल्ड बाय हर लास्ट नाइट। तो ऐसे सिंपल सा आपको पैटर्न फॉलो करना है कि हु जो होता है वो हुम में चेंज होता है और हुम जो होता है वो हु में चेंज होता है। हु के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब एक साथ आएंगे क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता नहीं है सब्जेक्ट बनाने के लिए। हुम डिड दे इनवाइट इन द शो, उन्होंने शो में किसको इनवाइट किया, तो हु वॉज इनवाइटेड। यहाँ पे फिर आपका वही रूल है, मैंने बताया था कि डे होता है उसको अनइम्पोर्टेंट मानते हैं हम, तो हु वाज इनवाइटेड इन द शो। तो इस कंडीशन में आप क्या कीजिएगा कि जब भी आपको ऐसा कोई वर्ड मिले जिसपे आपको डाउट हो तो आप उसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, तो वहां पे आपका अनइम्पोर्टेंट का काम करता है। कि क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्कूल लेवल तक वी और दे को हम इम्पोर्टेंट अनइम्पोर्टेंट वाले कंफ्यूजन में ही छोड़ देते हैं, इसलिए उसको ब्रैकेट में लिख दीजिए क्योंकि वी और दे होता है जो आपका अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। उसके बाद हुम विल राधा टीच मैथ्स टुडे, देखिए हुम तो हु। अब यहाँ पे समझिए, देखिए हुम विल राधा टीच, राधा सब्जेक्ट है, टीच आपका वर्ब है। यहाँ पे देखिए ये आपका इनडायरेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला रूल है कि आपके दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, लेकिन इस कंडीशन में भी आपको ध्यान रखिएगा कि जब भी हुम का कोई सेंटेंस होगा आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, यानी वर एक ऑब्जेक्ट तो है नहीं अपने पास, तो ये जो होता है आपका ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो हमें इसको सब्जेक्ट नहीं बनाना। हम इसको ऐसे नहीं बनाएंगे कि हु वाज मैथ टॉट बाय राधा, ठीक है। यहाँ पे आपको जब भी वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको आगे सब्जेक्ट के तौर पे यूज में नहीं लेना है, इसको आप इंपॉर्टेंट रूल मान लीजिए। तो हु विल बी टॉट मैथ्स बाय राधा टुडे। देखिए इस रूल को मैं फिर से बता देता हूं। क्या होता है कि हमारी कुछ वर्ब होती हैं जैसे गिव, टेक, ऐसी वर्ब, सेंड, ऐसी वर्ब जो होती हैं जो डबल ऑब्जेक्ट यूज में लेती है अपने साथ। तो ऐसी वर्ब अगर हुम वाले सेंटेंस से बने, हुम वाला कोई सेंटेंस दिया गया तो उस कंडीशन में उनके बाद आपका कोई ना कोई ऑब्जेक्ट वर्ड जरूर दिया होगा, लेकिन आपको हुम वाले सेंटेंसेज में उसको कभी भी सब्जेक्ट के तौर पे यूज में नहीं लेना है। जैसे मैं इसके एक एग्जांपल की और बात करूं तो जैसे यहाँ पे हुम विल राधा गिव मनी, यहाँ पे आ जाएगा हुम विल राधा गिव मनी। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं तो यहाँ पे सेंटेंस का अगर स्ट्रक्चर देखिए तो हमें लगता है कि भाई गिव के बाद मनी जो है वो आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन आपको पैटर्न यही फॉलो करना है कि हु विल बी गिवन मनी बाय राधा, यानी कि वर्ब के बाद आपको लगता है कि ऑब्जेक्ट दिया गया है लेकिन सेंटेंस आपका हु से शुरू है, हुम से शुरू है, तो हुम को आप हु में कन्वर्ट करके और आप उसको एज इट इज ही लिखेंगे, आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। तो ये आप याद रखिएगा कि हुम वाले सेंटेंस में कोई भी आपका ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है, क्योंकि हुम जो होता है वो खुद
ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, इसलिए हमने whom को किस में चेंज कर दिया, whom में चेंज कर दिया। ये आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के पैटर्न थे। अब बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। देखिए अब बात करते हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। तो मैंने जब आपको टाइप ऑफ सेंटेंसेस बताए थे तो मैंने आपको बताया था कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो होते हैं हमारे विध्यार्थक, यानी ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई आदेश, कोई रिक्वेस्ट, कोई मनाही, किसी चीज के लिए मना करना, इस टाइप के भाव होते हैं, या कोई सलाह, परामर्श, ऐसी चीजें। तो ये इंग्लिश में जो इनकी पहचान होती है आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू या डू नॉट से। तो यहाँ पे ये डू जो होता है वो आपके हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। या फिर प्लीज काइंडली से जिनमें रिक्वेस्ट की जाए, या फिर लेट से जिनमें कोई कुछ बताने का या कहने का भाव हो। तो ये जो पहचान है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू या डू नॉट, प्लीज काइंडली, लेट या लेट से शुरू, तो ये जो सेंटेंसेज होते हैं ना, इनमें आपको पर्टिकुलर उसके भाव के अकॉर्डिंग आपको पैसिव वॉइस चेंज करना होता है। देखिए मैंने यहाँ पे आपके सारे पैटर्न्स का जो है पैसिव वॉइस का जो रूल है वो मैंने आपके सामने बताया है। तो आप इसको देखिए, अगर किसी सेंटेंस में आपका ऑर्डर का भाव हो, जैसे मैं बोलूं कि ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, या मैं बोलूं कि कम हेयर, इधर आओ, डू इट, ये काम करो, तो उस कंडीशन में तो आपको सेंटेंस की सेंस देखनी पड़ेगी। अगर वहां पे ऑर्डर का भाव है तो आप पैटर्न क्या फॉलो करेंगे पैसिव वॉइस के लिए, लेट, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटीसी। तो ये आपको देखना है कि उस सेंटेंस में अगर ऑर्डर का भाव है तो आप लेट वाला पैटर्न यूज करेंगे। प्रोहिबिशन, जो आपके डू नॉट वाले सेंटेंसेस होते हैं उनमें आप क्या यूज लेंगे, लेट, ऑब्जेक्ट, नोट, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एटसेट्रा, ईटीसी। इसको आप एडवाइस के तौर पे भी ले सकते हैं। अगर किसी सेंटेंस में एडवाइस की गई होगी भाई ये काम मत करो, तो ये आपको सेंटेंस की सेंस पे देखना होगा। उसके बाद बात करते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में एडवाइस या रिक्वेस्ट का भाव हो तो आप क्या यूज में लेंगे पैटर्न, या आप यूज में लेंगे यू आर एडवाइज, या यू आर रिक्वेस्टेड, या यू आर आस्क्ड, या यू आर ऑर्डर्ड भी यूज में ले सकते हैं। और उसके बाद आप टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ईटीसी। तो यहाँ पे ये इस पैटर्न को ध्यान दीजिएगा। अगर आपको लेट वाला ऑप्शन यूज नहीं लेना, यानी अगर किसी सेंटेंस में आपके ऑर्डर का भाव नहीं दिया गया हो और आपको लगे कि इसमें हमने एडवाइस का भाव हमें समझ में आ रहा है या रिक्वेस्ट का भाव समझ में आ रहा, तो जैसे बात करें प्लीज काइंडली वाले जो सेंटेंस होते हैं वो रिक्वेस्ट की सेंटेंस होते हैं। आप किसी को कोई एडवाइस दे रहे हो तो उस कंडीशन में आप एडवाइस वाला, तो आप क्या सेंटेंस यूज लेंगे, यू आर एडवाइज टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर आस्क्ड टू, या यू आर ऑर्डर्ड टू। तो यहाँ पे देखिए आपकी ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने लिखा है, क्योंकि आपका जो पैसिव वॉइस की थर्ड फॉर्म वाला रूल था वो इस कॉन्सेप्ट में क्लियर हो गया। यू आर एडवाइज, तो ये थर्ड फॉर्म है, रिक्वेस्टेड थर्ड फॉर्म है, आस्क्ड, तो पूरा का पूरा एक फ्रेज हमने यूज में ले लिया। लेकिन किन सेंटेंसेज में, जहां पर एडवाइस या रिक्वेस्ट की बात होगी, ठीक है। उसके बाद बता रहा हूं कि लेट से भी आपके सेंटेंस शुरू होते हैं। जो सेंटेंस से लेट से शुरू हो तो वहां पे आपको लेट का प्रयोग दो बार नहीं करना, वो पहला जो लेट होगा सेंटेंस शुरू होगा वो लेट से शुरू होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे देखिए मैंने इसमें लिखा बाई प्लस सब्जेक्ट। तो लेट में हमेशा लेट के बाद पर्टिकुलर कोई नाउन या प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म होती है, यानी ऑब्जेक्टिव केस होगा तो उसको उठा के आप पीछे ले जाएंगे। तो अब इसके एग्जाम्पल से समझिए इन चारों पैटर्न के बारे में। देखिए अगर हम बात करते हैं पहले किसी एग्जाम्पल के बारे में, जैसे मैंने लिखा कि ऑर्डर दिया गया हो, तो जैसे हमने लिखा ओपन द डोर, ओपन द डोर। तो जब जिस सेंटेंस में क्लियरली कोई भाव मेंशन हो तो आप लेट का यूज लें, तो आप क्या लेंगे, लेट द डोर बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन, दरवाजे को खोल दिया जाए, लेट द डोर बी ओपन। हम कहें डू योर वर्क, अपना काम करो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेट योर वर्क बी डन, लेट योर वर्क बी डन। लेकिन देखिए इसी सेंटेंस में आपकी सेंस ये भी निकल सकती है, आप एडवाइस भी कर सकते हैं। तो आप उस कंडीशन में क्या लेंगे, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू डू योर वर्क। जब भी आप ये फ्रेज यूज में लेंगे, यू आर एडवाइज, यू आर रिक्वेस्टेड या आस्क्ड, उस कंडीशन में आप फिर सेंटेंस में कोई चेंज नहीं करेंगे, यू आर एडवाइज टू डू योर वर्क। तो यहाँ पे आप एक सलाह को भी बता सकते हैं कि एक सलाह भी दी गई कि भाई अपना काम करो। देखिए अब समझते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स। देखिए मैंने आपको बताया कि इसके जनरली 3-4 भाव होते हैं आपके, या तो ऑर्डर का कोई भाव होगा, या कोई एडवाइस का, या कोई रिक्वेस्ट का। तो रिक्वेस्ट आप ये मान लीजिए कि जो भी सेंटेंसेस आपके प्लीज काइंडली से शुरू होते हैं ना, वहां पे आप यू आर रिक्वेस्टेड यूज में लेना। आपको ऑर्डर, आपको सेंस देखना कि हम किसी को ऑर्डर देते हैं तो यू आर ऑर्डर्ड यूज में ले लीजिए। एडवाइस आपको सेंटेंस से ही समझ में आ जाएगा, किसी को एडवाइस जो दी जाती है कि ये ऐसा ऐसे करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो आपकी एडवाइस होती है। बाकी अब मैंने लिखा कि यू आर आस्क्ड जब यूज में लिया जाता है, जब आपको लगे कि मुझे किसी भी प्रकार की कोई सेंस समझ में नहीं आ रही है, तो उस कंडीशन में आप आस्क यूज लीजिए। अदरवाइज किसी भी सेंटेंस की सेंस जो होती है जनरली वो क्लियर समझ में आ जाती है। जैसे हमने कहा हेल्प द पुअर, तो यहाँ पे देखिए हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, तो ये एडवाइस है। तो आप क्या लिखेंगे इसको,
यू आर एडवाइज टू हेल्प द पुअर। देखिए यहाँ पे हम किसी को ये ऑर्डर नहीं दे सकते कि भाई नहीं तुम गरीबों की मदद जरूर करो, तो आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि यू आर ऑर्डर्ड टू हेल्प द पुअर के लिए, यानी गरीबों की मदद करो, तो हम ये किसी को एडवाइस कर सकते हैं। तो इसको आप ऐसे भी यूज में नहीं लेंगे, लेट द पुअर बी हेल्प्ड। हालांकि ये ग्रामर में आप नियम है कि आप लेट का रूल लगा सकते हैं, लेकिन जहां पे आपको किसी भी सेंटेंस की सेंस क्लियरली दिखाई दे वहां पे आप अकॉर्डिंग टू सेंस ही चलें। उसके बाद है काइंडली डू नॉट। देखिए कई बार प्लीज काइंडली के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें डू नॉट भी साथ में यूज में ले लिया जाता है, तो जहां भी प्लीज काइंडली होगा आप यूज में लेंगे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। अब यहाँ पे समझिए डू नॉट दिया गया तो उस कंडीशन में आपका डू जो है हट जाएगा और नोट जो है वो टू से पहले आ जाएगा, तो नोट टू, यू आर रिक्वेस्टेड नोट टू डू दिस। दोबारा समझ लीजिए, जहां पे भी प्लीज काइंडली होगा तो प्लीज काइंडली आपका क्या है हटा दिया जाता है, यू आर रिक्वेस्टेड यूज में लिया जाता है साथ में टू। लेकिन डू नॉट दिया गया होगा तो डू नॉट में से डू हट जाएगा, नोट आप यूज में लेंगे टू से पहले, तो यू आर रिक्वेस्टेड नोट टू डू दिस। उसके बाद है क्लीन द रूम, कमरा साफ करो। यहाँ पे देखिए क्लियरली मेंशन है कि आप ऑर्डर ही देते हैं कि अरे कमरा साफ करो, चाहे माँ बाप बच्चों को दे या टीचर क्लास में स्टूडेंट को दे। तो क्लीन द रूम, तो यहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, लेट द रूम बी क्लीन, लेट द रूम बी क्लीन हो गया। उसके बाद है प्लीज हेल्प मी, प्लीज आ गया, आपको कुछ नहीं करना, यू आर रिक्वेस्टेड यूज में लेगा, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। उसके बाद मैंने बताया कि अगर सेंटेंस आपका कोई लेट से शुरू हो तो इसमें आप लेट को दो बार लेट यूज में नहीं लेना, लेट मी एक्सप्लेन दिस, मुझे ये समझाने दो, तो लेट के सेंटेंसेस को आप लेट से ही बनाइए, तो लेट आपका एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये सब्जेक्ट ही होता है एक प्रकार से, एक्सप्लेन आपकी वर्ब होगी दिस, तो लेट दिस। उसके बाद आप यूज में लेंगे बी एक्सप्लेन्ड, लेट दिस बी एक्सप्लेन्ड। अब ये जो आपका सब्जेक्ट था ये वापिस आपका कहां चला जाएगा, बाई। अब यहाँ पे समझिए ये लेट के बाद जो नाउन होता है वो आपका एज इट इज पीछे उठ के बाई के साथ लग जाएगा, लेकिन अगर आपका प्रोनाउन होगा जैसे मी है तो पीछे उठ के चेंज नहीं होगा, वो भी आपका एज इट इज, यानी लेट के बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस ही यूज में लिया जाता है। तो आपका मी है वो एज इट इज मी का मी रहेगा, नाउन होगा तो आपका चेंज होना ही नहीं है, प्रोनाउन हो तो आप ऐसे जैसे लेट मी लेट हिम तो बाई हिम या बाई मी ऐसे कैसा रहेगा, ये भी आपको याद रखना है। ओबे योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की बात मानो, तो यहाँ पे ये क्या है, एडवाइस दिया गया, कोई ऑर्डर तो है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू ओबे योर पेरेंट्स। अब इसको हम अगर ऐसे बनाए कि लेट योर पेरेंट्स बी ओबेड, कि आपके माता पिता जी की आज्ञा को माना जाए, तो वो सेंटेंस का थोड़ा सा भाव क्या है, चेंज हो जाता है। जहां पे एडवाइस दी गई होगी वहां पे आप एडवाइस वर्ड ही यूज में लेंगे। डू नॉट टेल ए लाई, झूठ मत बोलो, यहाँ पे आप इसको क्या कह सकते हैं, आप ऑर्डर कह सकते हैं, भाई झूठ मत बोलो, और ये एडवाइस भी हो सकता है, तो दोनों कंडीशन आप यूज में ले सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड या यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड। अब जैसे मैंने बताया कि डू नॉट दिया गया हो तो डू को हम हटा देते हैं, नोट को टू से पहले लेते हैं, तो यू आर एडवाइज या ऑर्डर्ड नोट टू टेल ए लाई। उसके बाद लेट हिम रीड दिस, उसको यह पढ़ने दो। फिर ये एग्जांपल देखिए लेट वाला, तो लेट हिम रीड, यहाँ पे दिस आ जाएगा, तो लेट दिस बी, लेट दिस बी रेड, रीड की थर्ड फॉर्म रेड बोला जाता है बाय हिम। तो ये आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स थे, जो कि आपका पूरा का पूरा जो मैंने चार टाइप्स थे, आपके 4-5 टाइप थे, वो आपके सारे के सारे मैंने एग्जांपल से क्लियर कर दिए। तो आपको क्या देखना है कि प्लीज काइंडली दिया गया हो तो यू आर रिक्वेस्टेड यूज में लीजिए, एडवाइस दिया गया हो तो यू आर एडवाइस, और जहाँ पे ऑर्डर का भाव हो वहाँ पे ऑर्डर, और लेट वाले सेंटेंसेस आपको लेट से बनाने हैं। देखिए अगर एडवांस स्ट्रक्चर की बात करें हम, तो हमारा एक रूल होता है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो, यानी कि जो हमारे जो रेगुलर टेंसेज वाले सेंटेंसेज होते हैं उनसे अलग जो पैटर्न होता है कि सब्जेक्ट होगा आपका, हेल्पिंग वर्ब होगी, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट ईटीसी। तो इसका भी पैटर्न आपका पैसिव वॉइस का सिंपल सा है, आप ऑब्जेक्ट को आगे लेके आएंगे, हेल्पिंग वर्ब जो टू होगा उसके बीच में आप क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे, वर्ब की फॉर्म जो होगी वो थर्ड फॉर्म में, बाकी आपका एज इट इज। तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, एग्जांपल समझिए। देखिए सी हैज टू कॉल हिम नाउ, यहाँ पे सब्जेक्ट ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना कि जब ये आप हैज हैड की बात करेंगे तो ये आपका कोई प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस नहीं होता, आपको सिर्फ ये देखना है हैज के बाद टू दिया गया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है।
तो यहाँ पे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसके बाद आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, जिसे हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो ही, अब देखिए यहाँ पे हैज है तो ही के साथ भी हैज ही आएगा। अगर ये मैं यहाँ पे देम कर देता, सी हैज टू कॉल देम, तो यहाँ पे आप क्या यूज में लेते, दे हैव टू कॉल। तो यहाँ पे आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए कि अगर यहाँ पे सब्जेक्ट सी है, सी के साथ हेल्पिंग वर्ब हमने हैज ली, तो दे के साथ हम क्या यूज में लेंगे, हैव यूज में लेंगे। तो दे हैव टू बी कॉल्ड, आपका ऑब्जेक्ट क्या था, मैंने ऑब्जेक्ट देम मान लिया, तो देम को हमने क्या बनाया, दे के साथ आपका क्या आ जाएगा, हैव, दे हैव टू बी कॉल्ड बाय हर नाउ। तो यहाँ पे जो आपके हेल्पिंग वर्ब के जो पेयर होते हैं, इज एम आर, वॉज वर, हैज हैड, उसके अकॉर्डिंग आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। दे आर टू ओपन ए शॉप इन द मार्केट, देखिए सब्जेक्ट आर यानी हेल्पिंग वर्ब, टू ओपन आपकी वर्ब होगी ए शॉप, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ए शॉप। अब यहाँ पे देखिए दे के साथ आपका आर है तो इज एम आर का पेयर, तो ए शॉप इज टू बी ओपन, ए शॉप इज टू बी ओपन। अब मैंने बताया था कि दे को हम इनको अनइम्पोर्टेंट मानते हैं, लेकिन आप उसको लास्ट में ब्रैकेट में यूज में ले लीजिए, ए शॉप इज टू बी ओपन इन द मार्केट, और यहाँ पे आपने लिखा बाय देम। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, मनीषा हैड टू बाय ए कार लास्ट वीक। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हेड आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, ए कार। अब यहाँ पे हेड के साथ कोई पेयर नहीं होता तो हेड एज इट इज आ जाएगा आपका, ए कार हैड टू बी, बाय की थर्ड फॉर्म होगी आपकी बोट, ए कार हैड टू बी बोट बाय मनीषा। ये आपका आ गया लास्ट वीक। शी विल हैव टू टीच मी दिस चैप्टर, सी आपका ये हेल्प विल हैव के साथ हेल्पिंग वर्ब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मी आपका ऑब्जेक्ट है जिसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो मी का आपका क्या आ जाएगा, आई। अब सेल विल का आपका पैटर्न होता तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई सेल हैव टू बी, आई सेल हैव टू बी टॉट दिस चैप्टर, यहाँ पे डबल ऑब्जेक्ट का रूल चल रहा आपका, मी के बाद दिस चैप्टर भी आपका ऑब्जेक्ट था, आई शैल हैव टू बी टॉट दिस चैप्टर बाय हर। तो ये आपका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी आपको दिखे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है तो आपको क्या यूज में लेना है, टू बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज में लेनी है। तो ये आपके सिंपल सेंटेंसेस थे। ऐसे ही आपका गोइंग टू वाला पैटर्न होता है तो उसको भी देखिए अगर आपका गोइंग टू वाला रूल दिया गया हो, गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसमें आपका पैसिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस होता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आपकी इजेएमआर या वॉज वर्ब मिलेंगी, तो इजेएमआर ही आता है ज्यादातर। गोइंग टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो आपका पैटर्न होगा आपका ऑब्जेक्ट इजेएमआर या वॉज वर्ब में से जो भी दिया गया हो, गोइंग टू। यहाँ पे देखिए ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो होता है, लेकिन यहाँ पे आपका बीइंग वाला रूल यूज में नहीं लिया जाएगा, तो गोइंग टू फिर बी वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट यानी बाई प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा। तो जैसे एग्जांपल की बात करें, राधा इज गोइंग टू सिंग ए न्यू सॉन्ग, तो राधा यहाँ पे देखिए गोइंग टू आ गया, सिंग ये आपका क्या हो गया ऑब्जेक्ट जिसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ए न्यू सॉन्ग इजेएमआर का पेयर है, तो ए न्यू सॉन्ग इज गोइंग टू बी सिंग की थर्ड फॉर्म होगी आपकी संग, ए न्यू सॉन्ग इज गोइंग टू बी संग बाय राधा नाउ। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आई एम गोइंग टू टीच यू दिस लेसन, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आई एम गोइंग टू टीच और ये आपका यू सब्जेक्ट हमने बनाया, तो यू के साथ क्या पेयर आएगा आपका आर, इजेएमआर का जो पेयर है तो यू के साथ आपका आ जाएगा यू आर गोइंग टू बी, टीच की थर्ड फॉर्म होगी आपकी टॉट, यू आर गोइंग टू बी टॉट दिस लेसन बाय मी। उसके बाद दे आर गोइंग टू बाई ए न्यू कार दिस वीक, तो दे सब्जेक्ट आपका, आर गोइंग टू बाई मेन वर्ब होगी ए न्यू कार, यहाँ पे आ जाएगा ए न्यू कार इज गोइंग टू बी बॉट। अब मैंने बताया दे अनइम्पोर्टेंट होता तो छोड़ दीजिए इसको, ए न्यू कार इज गोइंग टू बी बॉट दिस वीक, और यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए आप बाय देम, तो ये नेसेसरी हो जाता है कि भैया आपका ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, तो ये आपका गोइंग टू वाला रूल था। अब बात करते हैं कि यदि आपके जो सेंटेंसेज है
वो ऐसे शुरू हो, पीपल से या दे से, पीपल थिंक, पीपल बिलीव, पीपल एक्सपेक्ट, ऐसे वर्ड से शुरू हो। तो यानी आपके अनइम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है इनसे आपका सेंटेंस शुरू हो और एक क्लोज हो, दैट से जुड़ा हुआ कोई क्लोज सेंटेंस हो। तो आपको क्या करना है कि जब भी आपके ऐसे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट से शुरू होंगे जो क्लोज वाले सेंटेंसेज होंगे, क्लोज का मैंने बताया कि जैसे आपका सेंटेंस आएगा पीपल से, पीपल थिंक, या दे से, दे थिंक, और आगे आपका दैट से जुड़ा हुआ क्लोज होगा, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इस अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट को कैसे चेंज करेंगे, आप लिखेंगे इट इज से का हो जाएगा सैड, थिंक का थॉट, बिलीव का बिलीव, एक्सपेक्ट का एक्सपेक्टेड, नो का नोन, ऐसी वर्ब्स होंगी वो इस प्रकार आप यूज में ले लेंगे। यानी सिर्फ फर्स्ट जो क्लोज होगा आपका पार्ट होगा उसको आप क्या बना देंगे, पैसिव वॉइस बना देंगे, पूरा आपका जो क्लोज होगा दैट वाला एज इट इज उतार देंगे। जैसे बात करें पीपल से दैट कंप्यूटर इज नेसेसरी फॉर अस, तो आप क्या करेंगे, इट इज सेड, तो ये आपका क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। थर्ड फॉर्म हमने यूज ले ली, इट इज सेड दैट कंप्यूटर इज नेसेसरी फॉर अस, ये आपने एज इट इज पूरा का पूरा उतार दिया। सिंपल सा इतना सा करना, इट इज सेड। दे बिलीव दैट, तो यहां पे भी आप क्या लिखोगे, इट इज बिलीव्ड दैट राम इज एन ऑनेस्ट पर्सन। सिंपल, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ इट इज यूज में लेना है, जो वर्ब होगी उसको थर्ड फॉर्म यूज में ले लो, और ये आपके जनरली प्रेजेंट सिंपल का ये जो क्लोज होता है, तो यहाँ पे बिलीव, थिंक, ऐसे ऐसे इट इज थॉट दैट इंडिया विल विन द मैच, यानी आपको पूरा उतारना, मैंने ब्लैंक छोड़ा है, तो आपको नेक्स्ट क्लोज पूरा का पूरा ऐसे कैसे उतार देना। तो आप तो सिर्फ ये याद रखिए कि जब भी आपके ऐसे सेंटेंसेज हो, पीपल से, पीपल थिंक, पीपल बिलीव, ऐसे सेंटेंसेस हो, तो आप सिर्फ फर्स्ट क्लोज को चेंज करेंगे, इट इज सेड, और आप पूरा का पूरा ये ऐसे कैसे उतार देंगे। चलिए अब बात करते हैं हम उस एडवांस रूल के बारे में जो कि अपने साथ प्रीपोजिशन, जब भी हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो जनरली हम बाय यूज में लेते हैं, लेकिन ये जो ऐसी कुछ वर्ब्स हैं चुनिंदा हमारी, कि जब हम इनको पैसिव वॉइस में यूज में लेंगे तो इनके साथ बाय नहीं आता, ये अपने साथ अपनी एक फिक्स प्रीपोजिशन लेके आती है। जैसे मैरी जब भी यूज में लिया जाएगा तो मैरी और नो के बाद हमेशा आपका क्या आएगा, टू आएगा। सेटिस्फाई या प्लीज जब होगा तो उसके साथ क्या आएगा, विथ आएगा। इंटरेस्ट या कंटेन जब वर्ड होगा तो इन आएगा। सरप्राइज या एम होगा तो इनके साथ क्या आएगा, एट आएगा। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि डोंट यूज बाय, इनके साथ कभी बाय यूज में नहीं लिया जाता। एग्जाम्पल की बात करते हैं, राम मैरिड सीता, राम ने सीता से शादी की, तो मैं इसको जो पैसिव वॉइस बनाऊंगा तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि सीता वाज मैरिड बाय राम। देखिए अर्थ करके देखिए, सीता वाज मैरिड बाय राम, सीता की शादी राम के द्वारा हुई, यानी राम से नहीं हुई, राम के द्वारा हुई। तो मैरी के बाद क्या यूज में लेंगे, टू, तो सीता वाज मैरिड टू राम, तो यहाँ पे मैरी के साथ हमेशा टू यूज में ले जाता है। ऐसे ही नो का एग्जाम्पल भी ऐसा ही होता है। द रिजल्ट सेटिस्फाई हिम, रिजल्ट ने उसको सेटिस्फाइड किया, सेटिस्फाइज कर दिया, या यहाँ पे पास्ट टेंस मान लेते हैं, द रिजल्ट सेटिस्फाइड हिम, तो ही वॉज सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड के साथ आप क्या यूज में लेते हैं, विथ, ही वॉज सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट। तो ऐसे आपके जो वर्ब है बाई के साथ यूज में नहीं ली जाती। द न्यूज सरप्राइज हर, न्यूज ने उसको सरप्राइज कर दिया, तो सी, हर का यहाँ पे आपने क्या यूज लिया, सी, तो सी वाज सरप्राइज एट, सरप्राइज के साथ आप क्या यूज लेंगे, एट द न्यूज, सी वाज सरप्राइज एट द न्यूज। उसके बाद दिस बॉक्स कंटेन्स 10 बुक्स, कंटेन है 10 बुक्स, आपका सब्जेक्ट बना, आपका टेंस प्रेजेंट सिंपल है, तो 10 बुक्स आर कंटेन्ड इन दिस बॉक्स। तो ऐसे जो आपकी जो वर्ब्स हैं ये अपने साथ बाय यूज में नहीं लेती, ये आपके पर्टिकुलर अपने साथ प्रीपोजिशन यूज में लेती है। तो मेरी, नोन के साथ टू, सेटिस्फाई प्लीज के साथ विथ, इंटरेस्ट कंटेन के साथ इन, और सरप्राइज एम के साथ एट। अब ऐसे ही कुछ फिक्स प्रीपोजिशन आपकी कि जब वो किसी सेंटेंस में यूज में ली जाती है तो हम उन प्रीपोजिशन को उनके साथ हटाते नहीं है, एज इट इज यूज में लेते हैं। देखिए तो हम बात करते हैं हम उस रूल के बारे में जहां पे है कि फिक्स प्रीपोजिशन विथ वर्ब्स, यानी लास्ट रूल मैंने आपको बताया था कि जो वर्ब्स होती हैं वो अपने साथ पर्टिकुलर कोई प्रीपोजिशन लेके आती हैं, उनके साथ में नहीं दी गई होती और बाय यूज में नहीं लिया जाता। ये रूल आपका कि ये जो वर्ब है अपने साथ प्रीपोजिशन रखती हैं, जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इनका स्थान जो है वो चेंज नहीं होगा, यानी आपका जहां पे वर्ब के साथ प्रीपोजिशन होगी वो एज इट इज यूज में ली जाएंगी। जैसे लाफ के साथ एट, लुक के साथ आफ्टर, डील के साथ विथ, रिलाई के साथ ऑन, अप्रूव के साथ ऑफ, तो ऐसी प्रीपोजिशंस ये वर्ब के साथ यूज में ली जाती हैं। तो जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं, जैसे ही लाफ्ड एट मी, तो मी का आपका क्या हो जाएगा, आई वॉज लाफ्ड
अब यहाँ पे देखिए आई वॉज लाफ्ड एट, ये हमने यहाँ पे इसका स्थान चेंज नहीं किया, और बाई हिम। तो इस प्रकार ये आपका बताया जाता है आई वॉज लाफ्ड एट बाई हिम। तो जनरली क्या होता है कि मॉडर्न ग्रामर में जब भी प्रीपोजिशन यूज ली जाती है तो लास्ट का जो होता है, यानी हम सब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसको हम ब्रैकेट में ही यूज में लेते हैं, क्योंकि ये भी एक रूल है कि आप जब भी प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसको अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मान के छोड़ देते हैं, लेकिन आप सिर्फ यूज में ले सकते हैं या ब्रैकेट में ले लीजिए। दे लुक्ड आफ्टर दिस बेबी, वे इस बच्चे का ध्यान रखते हैं। तो दिस बेबी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इज लुक्ड आफ्टर। अब यहाँ पे आप बाई देम लिखें या इसको ब्रैकेट में लिख दिए, दिस बेबी इज लुक्ड आफ्टर बाई देम। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन होते हैं आपके एग्जाम में, ये गलत नहीं होता, आप कैसे भी यूज में ले सकते हैं। जब भी अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की बात होगी आप उसको ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिए। आई रिलाई ऑन यू, मैं तुम पर भरोसा करता हूं। तो यू आर रिलाइड ऑन बाई मी। तो इस प्रकार आपके ये जो प्रीपोजिशन वाले सेंटेंसेस बन जाते हैं। तो ये मैंने आपके सारे के सारे जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम या स्कूल के एग्जाम से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे, मैंने इन दोनों वीडियोस में आपके कंप्लीट कर दिए। तो देखिए ये जो वीडियो है इसमें मैंने आपके जो भी एडवांस रूल थे वो सारे के सारे मैंने पूरे के पूरे इस वीडियो में कवर कर दिए, जो कि आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेज, आपके इंपेरेटिव, आपके मॉडल्स वर्ब्स वाले जो हेल्पिंग वर्ब टू वाले रूल्स थे वो सारे के सारे मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आपको पहला वीडियो यानी इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखना होगा, क्योंकि उसमें मैंने आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाले रूल थे वो समझाए थे। इसमें मैंने आपको डायरेक्ट आपके रूल्स और एग्जांपल्स लिए हैं। तो जब तक आप वो वीडियो नहीं देखेंगे ये वीडियो आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए, और लोगों के साथ ये वीडियो जो भी इंग्लिश को अच्छे से इंप्रूव करना चाहते हैं, ग्रामर को और ज़्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं, उनके साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।